बैंड फुल कैरियर यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डबल साइडबैंड फुल कैरियर सिग्नल के मॉड्यूलेशन यानी किस तरीके से उनको हम जनरेट कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और एक फूरियर ट्रांसफॉर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मॉड्यूलेशन थ्योरम जिसे कहते हैं, जो आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा, उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद जनरेशन पे चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल with positive Amin equal to 20 and positive Amax equal to 20। यहाँ आपको साफ साफ ये लिख तो दिया है पॉजिटिव Amin 20 और पॉजिटिव Amax 80 है और साथ में ही आपको फिगर भी दे दिया है। कई बार एग्जाम में आपको सिर्फ ये वैल्यू दे सकता है और फिगर नहीं दे सकता है, या सिर्फ ये फिगर दे सकता है और ये चीज लिखा ना हो, आपको फिगर से डिडक्ट करना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले आपसे परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन यानी म्यू की वैल्यू पूछी गई है। अब हम जानते हैं कि म्यू का फॉर्मूला आपका एमैक्स और एमिन के टर्म में क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू एमैक्स माइनस एमिन बाई एमैक्स प्लस एमिन। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। एमैक्स माइनस एमिन प्लस एमैक्स प्लस एमिन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो एमएक्स की वैल्यू है 80 माइनस एमिन की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई एमएक्स 80 प्लस एमिन 20 दैट इज 60 बाई 100 इज इक्वल टू 0.6। तो वो तो आप काफ़ी आसानी से कह सकते हो कि म्यू की वैल्यू 0.6 है। हम देख भी रहे हैं कि ये आपका अंडर मॉड्यूलेशन का केस होगा, यानी म्यू की वैल्यू 1 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि जो इन्वेलप का जो सबसे लीस्ट पीक पॉइंट है पॉजिटिव में वो नेगेटिव नहीं हो पा रहा है। तो ये आपका ऐसा ट्रेस करें तो ये आपका मैसेज सिग्नल होगा और ये आपका कैरियर सिग्नल होगा और टोटल सिग्नल जो हो गया वो आपका डबल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल विथ फुल कैरियर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में आपको सिर्फ यह फिगर दे देगा तो यहाँ से आपको 80 और 20 डिडक्ट करना है कि एमएक्स 80 है एमिन 20 है और उसके बेसिस पे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, या यह फिगर न दे के सिर्फ वैल्यू दे देगा तो भी आपको इसे सॉल्व करना पड़ सकता है। चलिए, ये था एक न्यूमेरिकल प्रीवियस लेक्चर के बेसिस पे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये प्रॉपर्टी आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसको बेसिकली मॉड्यूलेशन थ्योरम में ही यूज करते हैं, इसीलिए नाम ही मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी बन गया। तो क्या कहता है यह प्रॉपर्टी? यह कहता है कि अगर मैं किसी भी सिग्नल एफ ऑफ टी को कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करूं तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो, अगर एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम मान के चल रहे हैं एफ ऑफ ओमेगा है, हमने यह माना है कि एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, तो अगर मैं इसे टाइम डोमेन में कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर क्या हो गया, एफ टी कॉस ओमेगा नॉट टी। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एफ ही रहेगा मगर शिफ्टेड वर्जन होगा, एक ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट पे और एक ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट पे, और दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 1/2 कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले फर्स्ट वाला समझ लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड वाला समझ लेंगे। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी और इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख लेता हूँ। तो समझने के लिए एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने लिख लिया कि एफ ऑफ ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये समझ में नहीं आएगा तो आगे का पूरा लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है, ना ही मॉड्यूलेशन ना ही डी मॉड्यूलेशन। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म मैंने एफ ऑफ ओमेगा मान लिया। ठीक है, और फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आसानी से समझने के लिए हमने यह मान लिया कि जो आपका एफ ऑफ ओमेगा है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है।
ये हमारी फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। एफ ऑफ ओमेगा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैं मान लेता हूँ प्लस एफ एम है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैं मान लेता हूँ माइनस एफ एम। और यहाँ पे जीरो पे जो वैल्यू है वो हमारी कैपिटल एफ ऑफ जीरो, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात कर रहा हूँ इसीलिए कैपिटल यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारा इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरीके से इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं इसकी बैंडविड्थ कितनी है, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ एम माइनस जीरो, बैंडविड्थ विल बिकम एफ एम। क्या ये सिंगल टोन है या मल्टी टोन है, ये मल्टी टोन सिग्नल हो जाएगा। क्यों मल्टी टोन, क्योंकि एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पॉसिबल है। तो अब कह क्या रहा है ये मॉड्यूलेशन थ्योरम, ये मॉड्यूलेशन थ्योरम यह कह रहा है कि अगर इस एफ ऑफ टी को मैं कॉस ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर दूं टाइम डोमेन में, यानी टाइम डोमेन में एफ ऑफ टी का तो मैंने देख लिया फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वैसा दिख रहा था, अब एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा नॉट टी देखूं तो जो उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिखेगा वो दो सिग्नल का सम होगा, एक एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। अब एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट क्या होगा, ये एफ ऑफ ओमेगा ही है शिफ्टेड एट ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट जो इसका फ्रीक्वेंसी था कॉस ओमेगा नॉट टी का, उस पे शिफ्ट हो गया है। शिफ्टिंग आपने पढ़ा होगा सिग्नल सिस्टम में। तो अगर मेरे को एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लॉट करना है तो वो मैं कैसे प्लॉट करूंगा, एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आपका स्टार्ट होगा जीरो की जगह, जीरो मतलब जो जो यहाँ पे है वहां पे आपको क्या करना है, ओमेगा नॉट सिंपल सा उनमें ऐड कर देना है हर एक फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि माइनस ओमेगा नॉट है। तो एक लाई करेगा ओमेगा नॉट पे, एक लाई करेगा जीरो प्लस ओमेगा नॉट, एक लाई करेगा ओमेगा नॉट प्लस एफ एम। मान के चलते हैं ओमेगा नॉट आपका एफ एम से बड़ा है, दूसरा लाई करेगा ओमेगा नॉट माइनस एफ एम। और आपका सिग्नल कैसा बनेगा, तो सिग्नल जैसा पहला था उसका शेप में कोई चेंज नहीं होगा, सिग्नल वैसे का वैसा ही रहेगा, बस उसको हम उठा देंगे, मतलब यहाँ से उठा के कहाँ रख देंगे, ओमेगा नॉट सेंटर। पहले वो जीरो पे सेंटर था, अब वो कहाँ पे सेंटर होगा, अब वो आपका ओमेगा नॉट पे सेंटर होगा। बस इतना हमें ध्यान में रखना है कि पहले वो जीरो पे सेंटर था, अब हमारा सिग्नल जो है वो ओमेगा नॉट पे सेंटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये क्या करेंगे, इसको उठा के माइनस ऑफ ओमेगा नॉट, क्योंकि जब पॉजिटिव लिखा रहता है शिफ्टिंग के फॉर्मूले में तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, जब निगेटिव लिखा रहता है तो राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। तो अब एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट कैसा डिजाइन होगा, एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट आपका पॉजिटिव न जाके निगेटिव साइड लाई करेगा। यानी अगर मेरे से कोई ये वैल्यूज पूछे तो वैल्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एफ एम, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस एफ एम। ये तो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी एक्सिस, एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। एम्पलीट्यूड एक्सिस पे क्या होगा, तो दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पहले जो एफ नॉट था वो अब हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2, और इधर भी हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई। तो ये होता है आपका मॉड्यूलेशन थ्योरम। अगर आप ध्यान दो तो सेम चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी तक प्रीवियस लेक्चर में हम ये मॉड्यूलेशन थ्योरम न जानते हुए अप्लाई कर चुके हैं। कहाँ अप्लाई किया है हमने, तो याद करो मैं जब आपको कॉस ओमेगा सीटी से मल्टीप्लाई करवाता था तो बेसिकली रिजल्ट हमारा यही आता था, एक बार एफसी पे शिफ्ट करते थे और एक बार प्लस एफसी पे और एक बार माइनस एफसी पे शिफ्ट करते थे। तो यहाँ भी वही है, यहाँ बस हमने एफटी को अभी एक सिंगल टोन न मानते हुए मल्टी टोन सिग्नल लिया है, जो कि बेसिकली इसी को, जो कि एक ट्रायंगुलर वेव है, इसी को अब हम मैसेज सिग्नल मान के आगे सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में मल्टी टोन ही मैसेज पॉसिबल है, सिंगल टोन यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये मैंने एफ टी कॉस ओमेगा नॉट टी के साथ कर दिया। सिमिलरली अगर आपको एफ टी साइन ओमेगा नॉट टी करना होता तो आप क्या करते, सेम चीज है, एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है। माइनस साइन के चलते क्या होता, ये जो आप पॉजिटिव साइड देख रहे हो ये ऊपर ना होके नीचे चला जाता। तो इसीलिए अभी तक जितने भी मैंने डेरिवेशन किए हैं उसमें कैरियर सिग्नल मैं कॉस ओमेगा नॉट टी ले रहा हूँ, मैं कैरियर सिग्नल साइन ओमेगा नॉट टी नहीं ले रहा हूँ। मैं चाहूँ तो कैरियर सिग्नल साइन ओमेगा नॉट टी भी ले सकता हूँ, मगर जैसे ही मैं कैरियर सिग्नल साइन ओमेगा नॉट टी लूंगा
हमारा जो शिफ्टिंग होता है नेगेटिव साइड में वो 180 डिग्री से फेज शिफ्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगा इस नेगेटिव साइन के चलते। इसीलिए जब भी हम कंसीडर करते हैं, सो फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस, एप्लीकेशन आसानी से कर सकें, इसीलिए कैरियर सिग्नल को हमेशा कॉस ओमेगा नॉट टी के टर्म में माना जाता है। तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिसकी हम यूज करने वाले हैं आज के लेक्चर में और आने वाले बहुत सारे लेक्चर में इनको यूज करना ही करना है। तो अगर मैं सिंपल सा समराइज करूं इस प्रॉपर्टी को, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में लीजिए। ये कहता है यह प्रॉपर्टी कि अगर मैं किसी भी सिग्नल को एक कोसाइन सिग्नल से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो स्पेक्ट्रम होगा वो सेम ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम चेंज नहीं होगा। स्पेक्ट्रम जिस तरीके से एफ ऑफ टी का दिख रहा था वैसे ही एफ टी कॉस ओमेगा नॉट टी का भी दिखेगा, बस वो प्लस एफ नॉट प्लस ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट पे शिफ्ट हो जाएगा और उनका एम्पलीट्यूड दोनों साइड आधा आधा बांट देना है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डबल साइड बैंड फुल कैरियर, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कैरियर भी प्रेजेंट है। उनको जनरेट कैसे कर सकते हैं रियल लाइफ इक्विपमेंट्स को यूज करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जनरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इनको डीमॉड्यूलेट करेंगे। यानी मॉड्यूलेटर साइड, यानी जहाँ पे मैं सिग्नल भेजना चाहता हूँ वहाँ पे जो हमारा मशीन बनेगा, वो मशीन में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जनरेशन ऑफ एएम दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर कैसे करेंगे, उसका ब्लॉक डायग्राम आपके सामने गिवन है। इस ब्लॉक डायग्राम को हम एक एक करके समझ लेंगे तो हमारा यह टॉपिक कवर हो जाएगा। तो हो क्या रहा है जरा देखो। सबसे पहले हम इनपुट पे क्या ले रहे हैं, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल। एमटी ले लिया और कैरियर सिग्नल ले लिया और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड किया तो रिजल्ट क्या हो गया, V1T। V1T को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैसेज सिग्नल M ऑफ टी प्लस कैरियर सिग्नल C ऑफ टी, ये लिख सकते हैं हम। यानी सबसे पहले क्या किया मैंने, मैसेज सिग्नल जो हम भेजना चाहते हैं और कैरियर सिग्नल AC cos 2π fct, इन दोनों को मैंने सिंपली ऐड कर दिया और उसके बाद उसको एक स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास कर दिया। तो स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट आएगा उसको जैसे ही मैं बैंड पास फिल्टर से पास करूंगा हमारा आउटपुट AM सिग्नल आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, इसको जरा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में खासकर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो ये थ्योरेटिकल में पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव में यह क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाना है और एक एक करके सारे ब्लॉक को एक्सप्लेन कर देना है। तो यहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक हैं, सबसे पहला मैसेज सिग्नल समझ रहे हो, कैरियर सिग्नल समझ रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये ऐड करने वाला है, समेशन है। तो सबसे पहला ब्लॉक और इम्पॉर्टेंट ब्लॉक यहाँ पे जो है वो है स्क्वायर लॉ डिवाइस। इसी ब्लॉक के बेसिस पे इस मॉड्यूलेटर का नाम भी स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर पड़ा है। ठीक है, इसे स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर भी जानते हैं, कहा जाता है। तो स्क्वायर लॉ डिवाइस होता क्या है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं एक स्क्वायर लॉ डिवाइस की बात करता हूँ, तो मान लिया कि इनपुट पे V1 दे रहा हूँ और आउटपुट हमारा V2 हो रहा है। तो आउटपुट इनपुट से किस तरीके से रिलेटेड है, तो उसके नाम पे इसको हम स्क्वायर लॉ डिवाइस कहते हैं। और अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो जो आउटपुट V2 होता है वो V1 के डिफरेंट पावर के समेशन के बराबर होता है। मतलब V2T इज इक्वल टू A1V1 प्लस A2V1 स्क्वायर प्लस A3V1 क्यूब प्लस A4V1 टू द पावर 4 डॉट 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 एंड सो ऑन, वो बढ़ते जाएगा। यानी एक स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करता है, जो स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट होता है वो उसके इनपुट के डिफरेंट पावर्स का सम होता है। इनपुट यहाँ V1 था तो A1V1 प्लस A2V1 स्क्वायर प्लस A3V1 क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो हम मैसेज सिग्नल्स वगैरह यूज करते हैं उनका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल मिली वोल्ट में होगा या मिली एम्पियर में होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जब आप सॉल्व करेंगे तो रियल लाइफ में। तो जब हम किसी चीज को मिली वोल्ट में कर रहे हैं यानी 10 टू द पावर -3 में कर रहे हैं, तो A1V1 का ऑर्डर क्या होगा मिली वोल्ट में, A2V1 स्क्वायर का ऑर्डर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर -6 माइक्रो में, और V1 क्यूब अगर हम चले गए तो -3 का क्यूब दैट इज -9 यानी नैनो में चला जाएगा। यानी जो V1 के बाद वाले टर्म्स होते हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हो।
यानी अगर कोई अप्रोक्सीमेट लिखे स्क्वायर लॉ डिवाइस के आउटपुट को, तो आउटपुट V2T को लिखा जा सकता है A1V1 यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट प्लस A2V1 स्क्वायर। एक स्क्वायर टर्म ले लेते हैं और एक लीनियर ले लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर लॉ डिवाइस। और क्योंकि यहाँ स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट आया इसीलिए इसका नाम पड़ा स्क्वायर लॉ डिवाइस। अब ये स्क्वायर लॉ डिवाइस एक्चुअली डिजाइन कैसे करें लैब में, तो डिजाइन करना कुछ नहीं है, जो डायोड हमने पढ़ा ना वो आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस होता है। अगर आप ध्यान दो, अगर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लेक्चर्स होंगे वहां पे आपने देखा होगा ये डायोड का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर डायोड के फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए तो शुरू में वो सडनली इंक्रीज होता है और उसके बाद वो लीनियरली बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, स्लोप इसका बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे जो आपका स्मॉल सिग्नल वोल्टेज होता है, बिल्कुल स्मॉल सिग्नल की बात कर रहे हैं क्योंकि V1T की वैल्यू छोटी होती है, मिली में होती है, तो वहाँ पे वो जो सडनली इंक्रीज होता है इसको अगर आप देखो तो ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो हमारा प्लॉट होता है उसको फॉलो करता है, यानी ये आपका स्क्वायर लॉ रीजन है फॉर स्मॉल वोल्टेज। यानी अगर एक डायोड को मैं फॉरवर्ड बायस करूं स्मॉल वोल्टेज के लिए तो वो एक स्क्वायर लॉ डिवाइस की तरह काम करेगा। बस इतनी सी बात है स्क्वायर लॉ डिवाइस में। चलिए तो वापस आते हैं ब्लॉक डायग्राम पे। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या था? ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हमने स्क्वायर लॉ डिवाइस देखा था कि हमारे पास स्क्वायर लॉ डिवाइस होता क्या है। तो स्क्वायर लॉ डिवाइस अगर अभी के बाद आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? Square law device is a device which produces output which is sum of input plus input square, that is V2T जो होगा वो V1T plus A1 V1T plus A2 V1 स्क्वायर T के बराबर हम लिखते हैं। V2T इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V1 स्क्वायर के बराबर हम लिखते हैं, यानी जो भी इनपुट पे दोगे उसको एक बार एज इट इज लिखेंगे, प्लस में इनपुट के स्क्वायर लिख के A2 से कर देंगे। अब जरा देखते हैं इस सर्किट में V1 हमारा क्या है। इस सर्किट की अगर मैं बात करूं तो V1 आपका मैसेज प्लस कैरियर है, दैट इज MT प्लस CT के बराबर है। V1 इज इक्वल टू MT प्लस CT, तो V2 क्या हो जाएगा? A1 टाइम्स MT प्लस CT, दैट इज A1 MT प्लस A1 CT प्लस A2 टाइम्स MT प्लस CT का होल स्क्वायर। अब MT प्लस CT का होल स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ लिख सकते हैं A2 टाइम्स M स्क्वायर T प्लस A2 टाइम्स C स्क्वायर T प्लस 2A2 टाइम्स MT इंटू CT, क्योंकि A आपका MT था और B आपका CT था। तो ये आ गया आपका V2 ऑफ T का इक्वेशन। अब बैंड पास फिल्टर की बात करने के पहले यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करने वाला हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करने वाला हूँ। ठीक है, अब एक्सपेंड कैसे करने वाले हैं? तो जो CT की वैल्यू थी AC cos 2 f CT वो रख देते हैं। तो A1 MT तो एज इट इज रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा A1 AC cos 2 f CT, A2 M स्क्वायर T एज इट इज रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा A2 AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 f CT। और यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 2A2 M ऑफ T इंटू AC cos 2 f CT। यानी ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, लास्ट वाला पार्ट, यहाँ आपका जो मॉड्यूलेशन थ्योरम हमने पढ़ा था, जहाँ एक कोसाइन वेव को किसी एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं टाइम डोमेन में, वो यूज होगा। तो टोटल मिला के 5 पार्ट्स बन रहे हैं V2T में, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये आपका कुछ सिग्नल हो गया। V2T इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट आपका है A1 MT प्लस A1 AC cos 2 f CT, और सेकंड पार्ट हो गया A2 M स्क्वायर T प्लस A2 AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 f CT प्लस 2A2 MT AC cos 2 f CT। ये है हमारा V2T। अब इसको एनालाइज करते हैं। अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ये आपका A2 AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 f CT है, तो यहाँ पे हम cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। यानी ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता था A2 AC स्क्वायर
अगर 2 cos स्क्वायर थीटा रहता तो लिखते, इसीलिए 1 प्लस cos 4 पाई एफ सी टी ये लिखा जा सकता है। तो अब हमारे पास जो सिग्नल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा हमारा V2t। V2t इज इक्वल टू A1mt प्लस A1AC cos 2 पाई एफ सी टी प्लस A2m स्क्वायर टी प्लस A2AC स्क्वायर 1 प्लस cos 4 पाई एफ सी टी बाई 2 प्लस 2A2mt AC cos 2 पाई एफ सी टी। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा सिग्नल बना है इसको स्पेक्ट्रम इसका प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। एक बार स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और काफ़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के पहले सबसे पहले मैं यह मान लेता हूं कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो यहाँ पे मल्टी टोन है, ताकि जनरलाइज कर सकें। यानी मैसेज सिग्नल को मैं क्या मान रहा हूँ, एक ट्राइंगुलर वेव मान रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक लेकर, तो मैं मान रहा हूँ कि ये -fm से स्टार्ट होता है और +fm तक जाता है। ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये एक ट्राइंगुलर वेव है और m ऑफ 0 इसकी 0 पे वैल्यू। ये हमारा मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम है m ऑफ f के बराबर, और ये मुझे यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या क्या यूज़ करना है जरा उसकी बात कर लेते हैं। जरा उसका स्पेक्ट्रम बनाते चलते हैं एक एक सिग्नल करके। ठीक है, स्पेक्ट्रम एक बार बन जाएगा तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है हमारा A1mt, यानी मैसेज सिग्नल एज इट इज है, और मैसेज सिग्नल जो है वो आपका A1 से मल्टीप्लाइड है। यानी अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो हमारा जो मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम होगा फर्स्ट पार्ट का, वो एज इट इज आपका मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका +fm, यहाँ हो जाएगा आपका -fm। बस चेंज क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे m0 था वो अब m0 ना होके A1 टाइम्स m0 होगा। ये मैंने लिख लिया, फर्स्ट पार्ट हमने प्लॉट कर दिया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है A1AC cos 2 पाई एफ सी टी, यानी A1AC तो एम्पलीट्यूड हो गया। अब cos 2 पाई एफ सी टी का मैंने आपको बताया था, जब भी cos थीटा करते हैं तो एक बार +fc पे जाना है, एक बार -fc पे जाना है, और दो आपको क्या बैठा देना है, इम्पल्स बैठा देना है। यानी अब इसके लिए मैं एक इम्पल्स बैठाऊंगा, कहाँ पे, एक इम्पल्स आ जाएगा आपका +fc पे, इसको मैं बैठा देता हूँ +fc पे, और एक इम्पल्स हमारा आ जाएगा -fc पे। एक इम्पल्स +fc पे, एक इम्पल्स -fc पे, और एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1AC बाई 2, A1AC बाई 2, A1AC बाई 2 के बराबर। सेकंड भी प्लॉट कर लिया। थर्ड A2m स्क्वायर टी थोड़ी देर बाद प्लॉट करते हैं, इसको कैसे प्लॉट करना है मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो दो सिग्नल है, इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर ब्रैकेट ओपन करूं तो A2AC स्क्वायर बाई 2 +1 इंटू 1 एज इट इज हो गया, और दूसरा हो जाएगा A2AC स्क्वायर बाई 2 cos 4 पाई एफ सी टी। ठीक है, अब पहला टर्म जो है वो है A2AC स्क्वायर बाई 2, यानी ये क्या है आपका, ये बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, इसमें आपका कोई कॉस का टर्म ही नहीं है। तो A2AC स्क्वायर बाई 2 आपका कुछ नहीं, एक 0 फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे आपका एक DC सिग्नल है। तो इसको मैं एक आपका सिंपल सा लाइन से डिनोट करने वाला हूँ और कुछ नहीं। ये हो जाएगा आपका A2AC स्क्वायर बाई 2। इसको मैं देखो एरो नहीं बना रहा हूँ, इम्पल्स बनाता तो एरो होता, यहाँ पे मैं डॉट लिख रहा हूँ, यानी यह एक DC सिग्नल को सिग्निफाई कर रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये हो जाएगा A2AC स्क्वायर बाई 2 के बराबर। इसके बाद ये टर्म क्या है, एम्पलीट्यूड हो गया A2AC स्क्वायर cos 4 पाई एफ सी टी, यानी cos 2 पाई इंटू 2 FC ऑफ टी।
4 पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू 2fc। यानी ये कोसाइन सिग्नल है जो कि fc पे न होके प्लस 2fc पे लाई कर रहा है। तो ये जो कोसाइन सिग्नल है ये आपका fc पे लाई नहीं करेगा, ये आपका प्लस 2fc पे और इस साइड माइनस 2fc पे लाई करेगा। इस साइड प्लस 2fc, इस साइड माइनस 2fc पे लाई करेगा। और एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इसका a2 ac स्क्वायर बाई 4, क्योंकि दो साइड चला गया तो आधा आधा, a2 ac स्क्वायर बाई 4। वैसे एम्पलीट्यूड से हमें यहाँ लेना देना नहीं है, हमारा मेन वैल्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे प्लॉट करने से होता है। तो अभी तक हमने 4 सिग्नल प्लॉट कर लिया है, a1mt, a1ac cos 2 पाई fct और a2 ac स्क्वायर बाई 2 और a2 ac स्क्वायर cos 4 पाई fct बाई 2। अब बात करते हैं इस सिग्नल की, 2a2 mt ac cos 2 पाई fct। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसमें जो 2a2 मल्टीप्लाइड बाई ac है ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो बचा क्या, mt इंटू कॉस 2 पाई fct। यानी mt मैसेज सिग्नल को एक कोसाइन सिग्नल से मल्टीप्लाई किया है, यानी यहाँ पे आपका मॉड्यूलेशन थ्योरम हो रहा है। एक बार प्लस fc पे इसको उठा के चल जाएंगे और एक बार माइनस fc पे लेके चले जाएंगे। तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, fc प्लस fm से लेके fc माइनस fm। fc यहाँ है हमारा, यानी अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो ये लाई करेगा आपका fc प्लस fm से लेकर fc माइनस fm तक। और इसका जो देखने में लाई करेगा, जो शेप होगा वो तो आपका ट्राइंगुलर होगा, क्योंकि जो मॉड्यूलेशन थ्योरम होता है वो आपका शेप को अफेक्ट तो करता नहीं है। तो ये fc प्लस fm से लेकर fc माइनस fm में लाई करेगा। सिमिलरली यहाँ अगर देखें तो माइनस fc माइनस fm से लेकर माइनस fc प्लस fm पे लाई करेगा। ठीक है, तो हमने ये वाला वेव और इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a2 ac इंटू m0। तो अगर मैं इस एम्पलीट्यूड की बात करूं तो ये जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स a2 ac कैपिटल M ऑफ 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट वन टर्म a2m स्क्वायर टी। अब जरा a2m स्क्वायर टी की बात कर लेते हैं, ये किस तरीके का दिखेगा। तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारा mt है, ये हमारा mt है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये हमारा mt का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, मतलब mt का फूरियर ट्रांसफॉर्म mf। अब मैं चाहता हूं a2 m स्क्वायर टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट करना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a2 m ऑफ t मल्टीप्लाइड बाई m ऑफ t। यानी टाइम डोमेन में हम क्या कर रहे हैं, टाइम डोमेन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो आपका कन्वॉल्यूशन हो जाता है। तो a2 m ऑफ f कन्वॉल्व विथ m ऑफ f हो जाएगा, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, यानी हमारा जो रिजल्ट होगा, अगर मैं m स्क्वायर a2 m स्क्वायर t का जो मैं प्लॉट करना चाहता हूं यहाँ पे, ये स्पेक्ट्रम जिसको मैं फॉर एग्जांपल g ऑफ f मान लेता हूं, तो ये जो g ऑफ f हमारा दिखेगा वो m ऑफ f कन्वॉल्व विथ m ऑफ f होगा। और कन्वॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा सिग्नल सिस्टम में कि कन्वॉल्यूशन करने वक्त हमारा जो लोअर और अपर लिमिट होता है वो ऐड हो जाता है। यानी क्योंकि मैं mf को mf के साथ कन्वॉल्व कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इसी सिग्नल को इसी सिग्नल के साथ कन्वॉल्व कर रहा हूँ, माइनस fm से लेके fm तक सेम सिग्नल को कन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो जब हम कन्वॉल्व करेंगे तो जो कन्वॉल्यूशन का रिजल्ट होगा उसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा, तो दोनों का लिस्ट का समेशन दैट इज माइनस fm प्लस माइनस fm माइनस 2fm से लेकर दोनों के मैक्सिमम का समेशन fm से fm प्लस 2fm के बीच में। यानी ये जो g ऑफ f मैंने लिखा है जो कि a2 m स्क्वायर टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, यानी mf कन्वॉल्व विथ mf है, यह आपका माइनस 2fm से प्लस 2fm के बीच में लाई करेगा। बीच में जो शेप होगा उस शेप से अभी मुझे मतलब नहीं है,
ट्राइंगुलर वेव का कन्वोल्यूशन क्या होता है वो आप बाद में पढ़ लीजिए, उसकी यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है। मुझे बस फ्रीक्वेंसी एक्सिस से मतलब है कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे ये -2fm से +2fm के बीच में लाई करेगा, बीच में कोई सा भी एक आपका इसका शेप बन जाएगा। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ तो मैं कैसे लगा सकता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। मैं -2fm माइनस सही से नहीं चल रहा, -2fm से +2fm जाऊंगा। एक मिनट, कुछ हैंग कर रहा है सिस्टम। अभी सही है। मैं -2fm से +2fm के बीच में जाऊंगा और -2fm से +2fm के बीच में मेरा कोई सा भी एक किसी भी फॉर्मेट का सिग्नल रहेगा। बस ये इम्पॉर्टेंट है, शेप से मतलब नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो आपका शेप बनेगा, जो आपका सिग्नल बनेगा, वो सिग्नल -2fm से +2fm के बीच में लाई करेगा। यानी अगर मैं आपका अब यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि V2T को मैंने इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लिया और इसका जो स्पेक्ट्रम होगा कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा। तो जो आपका ब्लॉक डायग्राम था, ब्लॉक डायग्राम में हम यहाँ तक आ चुके हैं। V2T और V2T का हम स्पेक्ट्रम प्लॉट कर चुके हैं। अब क्या करना है, इस V2T को एक बैंड पास फिल्टर से पास करना है और बाद में हमें अपना आउटपुट सिग्नल देख लेना है। ठीक है, तो चलिए इसे एक बैंड पास फिल्टर से पास करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया इसे, न्यू पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा एज इट इज आ गया सिग्नल और इसे अब मैं एक बैंड पास फिल्टर से पास करना चाहता हूँ। ठीक है, अब बैंड पास फिल्टर क्या होता है? बैंड पास फिल्टर एक वैसा फिल्टर होता है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है और बाकी सारे फ्रीक्वेंसी रेंज को वो पास नहीं करेगा। यानी अगर मैं एक बैंड पास फिल्टर को डिजाइन करूं तो डिजाइन किस तरीके से करूंगा? मैं यहाँ पे एक इस तरीके का बैंड पास फिल्टर ले रहा हूं जो FC के अराउंड सेंटर्ड है और उसका जो बैंडविड्थ है वो 2fm है। मैंने ऐसा बैंड पास फिल्टर डिजाइन किया है अपने लिए। ठीक है, तो हमारा जो बैंड पास फिल्टर है वो कुछ इस तरीके का है। यानी हमारा बैंड पास फिल्टर जो है वो FC प्लस FM और FC माइनस FM के बीच में उसकी वैल्यू 1 है और बाकी हर जगह अगर मैं देखूं तो उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ में है तो नेगेटिव हाफ में भी वही होगा। यहाँ पे वैल्यू 1 है, बाकी हाफ में 0 है। अब 1 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल बी सेम थिंग एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं ये मल्टीप्लिकेशन देखूं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? जो अगर मैं इसका फाइनल आउटपुट प्लॉट करना चाहूं, बैंड पास फिल्टर के बाद कैसा दिखेगा, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो 0 फ्रीक्वेंसी के पास है, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग, यानी यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ पे +2fc पे 2fc मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग कुछ नहीं आने वाला है, यानी ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये पार्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। जो आउटपुट में आएगा वो आपका सिंपल सा यह पार्ट आएगा, जो कि कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका एक डबल साइड बैंड फुल कैरियर ही तो बता रहा है। देखो कैरियर पे आपका प्रेजेंट है और 2 साइड बैंड है, अपर साइड बैंड भी है और लोअर साइड बैंड भी है। ये वाला पार्ट आपका अपर साइड बैंड हो गया,
ये वाला पार्ट आपका लोअर साइडबैंड हो गया अंदर वाला, और ये दोनों आपका कैरियर हो गया। यानी फाइनली हमने एक डबल साइड बैंड फुल कैरियर जनरेट कर लिया। तो जो DSB FC होता है का जो आपका हम बैंड पास फिल्टर यूज़ करते हैं, वो एक काफ़ी सिंपल सा फिल्टर होता है, जो हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है उसको पास करेगा और बाकी जो अनरिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है उसको वो ब्लॉक कर देगा। तो ये हो गई आपकी एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस की बात किया जाए तो हमने क्या किया, सिंपल सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं, कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काफ़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हो और इसको लिख भी सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो। हमारे पास हमारा मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल इनपुट पे था, इन दोनों को हमने सम किया तो हमारा V1T बन गया। उसको एक स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास किया तो स्क्वायर लॉ डिवाइस आपका V2T आया। बस इसी V2 को आपको एनालाइज कर देना है। यानी क्या करना है, जो इक्वेशन था V2T का उसको मैंने ओपन कर दिया, उसके बाद CT की जगह AC cos 2 FCT रख दिया और फिर उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट कर दिया। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के बाद हमने एक बैंड पास फिल्टर लिया जो FC-FM से FC+FM के बीच में सेंटर्ड था। क्यों? क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि हमारा AM मॉड्यूलेटेड वेव दिखे, इसीलिए वही वाला बैंड पास फिल्टर लिया और जो रिजल्ट दिखा हमारा वो आपका AM सिग्नल है। तो ये तो हमने इसे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में देख लिया। अब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा। अब ये तो हमने स्पेक्ट्रम में देखा ना कि हमारा आउटपुट आपका ये और ये वाला, ये वेव और ये वाला वेव आ जाएगा, ये तो हमने स्पेक्ट्रम देखा। अब मैथमेटिक्स में क्या क्या पास हुआ, तो ये जो पहला वाला पार्ट है A1MT ये आपका पास हो रहा है, और दूसरा वाला 2A2MT AC cos 2 FCT ये दोनों आपका पास हो रहा है। यानी SAMT का जो इक्वेशन मैं लिखूंगा यहाँ से, मैं SAMT का इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, SAMT इज इक्वल टू A1 AC cos 2 FCT, पहला पार्ट A1 AC cos 2 FCT और दूसरा पार्ट 2A2MT AC cos 2 FCT, ये आपका पास हो गया। यहाँ से अगर मैं देखूं तो AC cos 2 FCT दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारा इक्वेशन कुछ हो जाएगा A1 AC cos 2 FCT कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2A2/A1 M of t। यहाँ पे मैं इसे इस फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इस 2A2/A1 को ही हम KA कहते हैं, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी फैक्टर, जो मैंने आपको नहीं बताया था अभी तक, सिर्फ बोला था कि यह एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2A2/A1 के बराबर। तो आपका जो AM सिग्नल होगा वो ध्यान दीजिए, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सारे एनालिसिस किए हैं और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसी फॉर्मेट में आ चुका है, AC डैश इंटू 1 प्लस KAMT cos 2 FCT, वेयर KA इज नथिंग बट 2A2/A1, जो आपने स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो KA हुआ एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी फैक्टर, ये डिपेंड करता है आपके कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो मटेरियल्स आपने यूज किया है उस पर डिपेंड करता है। वहाँ से आपको ये हमेशा एग्जाम में गिवन रहेगा, कभी भी आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो 2A2/A1 आप यूज करके पुट कर सकते हो। तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया। ये था आपका मॉड्यूलेशन, यानी जनरेशन कहिए या मॉड्यूलेशन कहिए, तो जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। यहाँ पे हमने डबल साइडबैंड फुल कैरियर को जनरेट किया। अब जनरेट करके हमने यहाँ से ट्रांसमिट तो कर दिया, उसके बाद क्या करना है, उसको हमें रिसीव भी करना है। तो रिसीव करके वापस, मुझे तो मैसेज सिग्नल से ही मतलब है, तो डीमॉड्यूलेशन के 3 तरीके हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, इन्वेलप डिटेक्टर और सिंक्रोनस डिटेक्टर, और तीनों में कौन सा बेस्ट है और तीनों को कंपेयर करेंगे कि क्यों वो बेस्ट है, उसको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर पढ़ा। अभी इसी को जस्ट उल्टा करके मैसेज सिग्नल अगर हम निकाल लें तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।